बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सेकंड पार्ट दोबारा हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे विन विन सिचुएशन सबके लिए होनी चाहिए, हर एक आदमी कारोबार करे, कमाए और एक दूसरे को लुक आफ्टर करे। क्या इसके बारे में आप बात करें? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ओपनली कहता हूँ क्योंकि ये हमारे मुल्क के फ़ायदे की बात है ना। मैं कहता हूँ इन सबको इकट्ठे बिठाओ। मैंने हर जगह पे यही बात। डॉक्टर साहब यहीं पे कहाँ बिठाओ? मिनिस्टर, हमारा जो फेडरल मिनिस्टर है। नहीं, फेडरल मिनिस्टर तो एक आदमी है, कोई बॉडी, कोई ऐसा इदारा जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे हैं। वही आपको बता रहा हूँ ना कि एक बोर्ड बनेगा। एक पहले भी हमारे पास कॉटन बोर्ड होता था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा था। अच्छा। लेकिन वो 1 यूनिट के बाद, जैसे पहले यहाँ बड़े ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान होता था तो ईस्ट का अलग होता था, वेस्ट का। जैसे ही हमारी पार्टीशन हुई, हमें प्रोविंसेस में आ गए तो वो बोर्ड वजूद में ही ख़त्म हो गए। हालांकि उस बोर्ड की जो फंक्शन था वो कॉटन क्रॉप की डेवलपमेंट होती थी। हमसे आज भी कॉटन, आप पाकिस्तान कॉटन बोर्ड टाइप की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान कॉटन बोर्ड मना का वेस्ट पाकिस्तान का अलग होता था, कॉटन बोर्ड होता था। अच्छा। और ईस्ट पाकिस्तान का अलग होता था। ये 1962 की मैं बात बताता हूँ। ये हाँ, तो उसका जो एक्सपेंसेस होते थे, उस बोर्ड का जो फंक्शन होता था वो यही होता था, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्रॉप है। लेकिन वो जैसे ही 1 यूनिट टूटा, यानी कि पाकिस्तान अलग हो गए, हम प्रोविंस में आ गए, तो उस बोर्ड को ख़त्म ही हो गया। न सिंध बोर्ड नाम का बन सका, पंजाब बोर्ड नाम का, उसका कोई यानी कि काम उसने कुछ नहीं किया। सिंध बोर्ड है, वजूद नहीं है, सिर्फ नाम है। हाँ, नाम है। हमसे आज भी कॉटन फीस के नाम से पैसे लिए जाते हैं, यानी कि तब से, लेकिन वो खर्च होनी थी कॉटन क्राफ्ट की डेवलपमेंट पे। उसका किधर जाते हैं पैसे? वो आज तक पता नहीं वो जाते कहाँ की। मीटिंग ही नहीं होती बोर्ड की। ये सिंध कॉटन बोर्ड और पंजाब कॉटन बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं पर फंक्शनल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यानी कि उसकी कोई ना मीटिंग है ना कोई बॉडी है, सिर्फ। और वो पैसे आप लोग दे रहे हैं? हम पैसे दे रहे हैं, यानी पंजाब भी दे रहा है और आप भी दे रहे हैं? पूरा एक पंजाब में ये कॉटन फीस कलेक्ट की जाती है और सिंध में की जाती है। अच्छा, उसका मकसद क्या है? उसके मकसद का ये है कि एक बोर्ड हो जिसमें 16 मेंबर होते हैं। उसमें आप 4 स्पिनर, 4 ग्रोअर, 4 जिनर, इसी तरह से ऑफिशियल साइड से भी जो भी मिनिस्टर होते हैं, तो ये 24 मेंबरों का एक बोर्ड बना होता है। फिर जो भी कॉटन के प्रोक्योरमेंट, कॉटन कंट्रोल। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि ये इदारे मौजूद हैं, फंक्शनल नहीं है, ये पैसे लिए जा रहे हैं जिनर से, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। अंधेर नगरी नहीं डॉक्टर साहब? ये मैं कहता हूँ बात ये कि इदारों की बात नहीं है, उसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब ये बोर्ड होता था तो एक कॉटन कंट्रोल एक्ट होता था। उस कंट्रोल एक्ट के तहत जिनर को भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी थी, इसी तरह स्पिनर के ऊपर भी होता था, इसी तरह ग्रोअर भी अपनी कपास की चुनाई अच्छी करते थे। ये एक स्टैंडर्ड होते थे, प्रोसीजर हुआ करते थे। उसको इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन एज ए कॉटन कंट्रोल एक्ट आज भी मौजूद है। अगर आप पढ़ेंगे जाके तो कि ये जो क्वालिटी की ख़राबी, ये प्रोडक्शन, इसी की वजह ये कि हमारे पास कोई एक ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे हमारे बीच में कोई राब्ता हो। कौन बनाएगा डॉक्टर साहब ये फोरम? ये अभी बनेगा, क्योंकि इनको में कहीं आप इतने बड़े बड़े सेमिनार्स और राउंड टेबल आपने बात मैंने तजवीज़, लोगों ने सुना इस बात को? बिल्कुल, मिनिस्टर साहब ने कहा है। मैंने कहा जो भी स्टेक होल्डर है, मैंने कल भी बात की थी अपने प्रोग्राम में कि एक स्टेक बोर्ड बनाएं जिसमें हमारा जो फेडरल मिनिस्टर है वो इसको ऑन करे। प्लस लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो ये प्रोविंशियल इशू आ गया। नहीं, प्रोविंशियल नहीं है। देखो ना, डेवलपमेंट ऑफ सीड में आपने फेडरल को करना है, जो भी ग्रोअर को सब्सिडी देनी है, जो भी डेवलपमेंट ऑफ सीड अगर फेडरल है मंजूर, उसको पंजाब सीड वाले करते हैं, पंजाब सीड कमेटी और सिंध सीड। नहीं, फेडरल सीड कमेटी होती है जो भी अभी सीड पे काम। ये जहानिया साहब ने अभी की है पंजाब के। जहानिया पंजाब प्रोविंस से अलग है। हाँ जी। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। फेडरल अलग है, वो ठीक है, उसमें मौजूद हैं पीसीसी वगैरह और वो सारे वगैरह से सारे फेडरल IAE वगैरह के जो हैं। आज तक भी हमने जो काम मेजर जो रोल है ना, अभी तक 18th अमेंडमेंट की कोई एक पासिंग प्रॉपर नहीं हो सकी है। वो तो कंफ्यूज कर दिया 18th अमेंडमेंट ने। हम लोग या तो उस कंफ्यूजन का फायदा उठा के पैसे बना रहे हैं। का फॉल्ट नहीं है, बेसिकली है एग्जीक्यूशन का फॉल्ट है। हमारे पास कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है।
ये नहीं कि मौजूद नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन एक स्टेक होल्डर में जिनर हूँ। अगर मैं जिनर क्वालिटी ख़राब कर रहा हूँ या जो क्वालिटी को सत्यानाश कर रहा हूँ, आपको पता है ये नेशनल असेट है। सीड हमारा बर्न हो जाता है, रख के उसको जल जाता है, उसमें से तेल ख़त्म हो जाता है। फाइबर को हम फिर सही जगह पे रखते नहीं, स्टोर नहीं करते हैं, वो फाइबर डैमेज हो जाता है। ये बहुत बड़ा नेशनल असेट है। उसका जो नहीं, मुझे डॉक्टर साहब बताएं, हालांकि ये आपका काम नहीं है, लेकिन चूंकि ये आपसे इदारे से मुतल्लिक है, पीसीजीए क्वेश्चन हुआ है बहुत ज़्यादा कि सीड के अंदर तबाही बर्बादी कोई और लेकर आए हैं, जिम्मेदार कुछ और है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट इसका जिम्मेदारी या डायरेक्ट इसका बेनिफिशियल पीसीजीए है। जब मैं पीसीजीए की बात करूँ तो जिनर्स की एक्चुअली बात करता हूँ। आपके ऊपर सबसे बड़ा ये था कि आप नहीं, बल्कि आपसे पीछे भी अगर हम देखें, जितना आपने काम किया, तब पिछले चेयरमैन ने शायद इतना इस पर काम नहीं किया होगा, या उन्होंने भी किया, वो इतना सामने नहीं आया। तो पीसीजीए को लोग क्यों इतना मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी वो इस सिलसिले में काम नहीं करता? बेसिकली हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो पीसीजीए पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीसीजीए ने कुछ नहीं किया, वही लोग इस यानी कि जो बॉडी के मेंबर रहे हैं, लेकिन उनके ज़ाती इख्तलाफात की वजह से वो हमें उस ग्रुप को कहते हैं ये कब्ज़ा माफिया है या ऐसा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी ग्रुप का ऐसा नहीं हूँ। मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो। डॉक्टर साहब वो सही कहते हैं, एक ग्रुप चला आ रहा है इतने सालों से, दहाइयों से, उसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया, उसने उनको टफ टाइम देना शुरू किया। अब एक हम डेमोक्रेटिक देखते हैं। मैं एक बात बताऊं, पहले शुरू से ही यानी कि ग्रुप कुछ नहीं होता है, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, वो अपनी अलग धंधा शुरू कर देते हैं ग्रुप के फॉर्म में। हालांकि हर उनका अपना मुनाफिकत होती है, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद या अपनी ज़ाती कोई मुफादात होते हैं, उसी पे उनकी लड़ाई होती है। ओके। हम जो बैठे हुए एक लोग हैं, जिनर्स ग्रुप जिसका नाम आप कह दूँ, उसमें हर इलाके की एक प्रेजेंटेशन है। ओके। हमारे उसमें कोई हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, नहीं कोई पॉलिटिकल हमारी नहीं, आपके कारोबारी इंटरेस्ट है एक्चुअली। हमारे कोई पॉलिटिकल कोई किसी से अफिलिएशन नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी वाला भी बैठा होगा, अगर किसी की होगी तो इधर नवाज शरीफ वाला भी होता होगा, लेकिन हम जो इकट्ठे हैं वो यही है कि हमारे जो भी मसले मसाइल हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% आइडियल है, लेकिन ये है कि जो भी हमें मसाइल मिले हैं टैक्सों के हवाले से, हुकूमत ने कोई एबनॉर्मल टैक्स लगाया है, उसमें जिनर्स ग्रुप ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि वो उसने पीसीजीए के लोगों को, मेंबरान को ऑन किया है और उसी को फैसिलिटेट किया है, उसी के लिए हकूक़ के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी भी जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरा ग्रुप है, मियां महमूद साहब उसके ग्रुप के हेड थे, मियां महमूद भी इसी ग्रुप से चेयरमैन बने, इसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। आज वो कहते हैं कि मुखालफत कर रहे हैं कि सही फलाने ये लोग कब्ज़ा हैं, मुल्तानियों को कभी बुरा भला कहते हैं। हालांकि मैं तो मुल्तान का नहीं हूँ, मुझे दूसरी बारी मिले, मैं फ्री हैंड हूँ, मैंने पहले भी काम किया था, किसी का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, नहीं कि कहते कि ये नहीं करो वो नहीं करो या कोई किसी। चलो डॉक्टर साहब, मियां महमूद साहब भी हमारे लिए बड़े काबिल कदर हैं, नहीं हमारे नियाज़मंदी है, आपसे भी ख्वाहिश करेंगे कि ये सब लोग इकट्ठे होकर एक जॉइंट एफर्ट लेकर आएँ और इस पीसीजीए को कामयाब करें। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उस फोरम याद है मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि डिफरेंसेस क्यों है आप, और बल्कि मैंने आपके लिए लिखा भी था कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, डॉक्टर साहब सितंबर तक चेयरमैन हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना है, सबको सपोर्ट करना है। मैंने पहले भी मियां साहब को भी कहा था, सबको कहा हूँ, मैं अभी भी आपके तरफ से पाकिस्तान के हर जिनरबा को यही कहता हूँ, हमारी लड़ाई इश्यूज़ पे होनी चाहिए, हमारी पर्सनल किसी की पसंद नापसंद पे नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई काम है आप सजेशन दें, उसके लिए कोई हम प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाते हुए सब जिनर भाइयों से, आप लोग मौजूद होंगे तो हम लोग मौजूद होंगे, आप लोग नहीं हैं तो हम कुछ और सोचना पड़ेगा। खुदा रहा इस बात को सोचें, हम बहुत सेंसिटिव टाइम से गुजर रहे हैं। हालांकि ये सीट वाला हमारा काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम बेनिफिशियल हैं और फर्स्ट बेनिफिशियल जो है पीसीजीए है, उसके बाद हम हैं, तो मेहरबानी फरमा के अपने डिफरेंसेस फॉर द टाइम बीइंग को साइड पे रखिए, सब इकट्ठे हो जाएं, डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करें और उसके बाद कामयाबी की तरफ देखें। अदरवाइज़ जो टाइम गुजर रहा है, हम इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं और सीट का जो टोपी ड्रामा चल रहा है वो बार बार मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं अपने वीलॉग्स में भी
बार बार पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है वो सीट जो 5, 6, 7 अप्रूव हुए हैं। करेक्टरिस्टिक्स लोगों को नहीं पता, उनकी जोनिंग नहीं पता, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, वो 6-7 जो सीट अप्रूव हुए हैं उसकी जोनिंग का नहीं पता कि किस इलाके में क्या लगना है, बात बताऊं, क्या क्वालिटी है वो। मैं आपको बात बताऊं कि ये भी एक बहुत बड़ी, ये समझो कि लोगों से, जो हमारे किसान भाई हैं उनसे ज़्यादती है कि मुख्तलिफ नामों से सीड अपने लोग उनको ब्रांड करके बेचते हैं मार्केट में। हालांकि हमारे पास सीड डेवलपमेंट का काम बहुत कम रह गया है, क्योंकि हमारे जो इदारे थे उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वो उनको छोड़ा गया था एप्टमा के मातहत। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को आप दे दोगे कि इनकी तनख्वाहें आपने भरनी है, रिसर्च के इंस्टीट्यूट के, वो इदारा कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। ये तो हुकूमत, मुल्क की जो हुकूमत है उसका। डॉक्टर साहब मैं आपको जुल्म बताऊँ, आपकी नॉलेज में भी होगा, हम यहाँ पे लोकल सीड रखते हैं, हम सीड इंपोर्ट नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान एक सूबे से शुरू हुआ था, अब देखिए हेलमंद, कंधार, कुंदूस, मज़ार शरीफ, अब 5वां सूबा भी उन्होंने ऐड कर दिया है। उन्होंने सीड के लिए ओपन पॉलिसी रखी हुई है। और वहाँ पे मैं एक बड़े मज़े की आपको फैक्ट बताऊँ, वो पोस्ट काश करते थे, तो पोस्ट से उनका जो किसान था ना जी, 200 से $250 कमाता था। आज वो कपास पर एकड़, आज वो कॉटन कपास काश्त करके $1000 प्लस पर एकड़ कमा रहे हैं। मैं आपको, हमारे यहाँ ओपन पॉलिसी क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली लैंड की जो ना क्लाइमेट है, जो अफ़गानिस्तान की आप बात करते हो, वो जो इलाके हैं वहाँ पे जो लैंड है मल्टी क्रॉप लैंड नहीं है। उनके यहाँ पे कॉटन जो होती है वहाँ लैंड इतनी आइडियल है जैसे हमारे पास बलूचिस्तान में, ठीक है। उसमें आपका ट्रेडिशनल सीड चल जाएगा, उसकी इतनी यील्ड का भी इशू नहीं होता है, पेस्ट भी कम लगता है, तो वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कास्ट आती है ग्रोअर को कम आती है। हमारे ये जो एरिया हैं, जो हमारे पास समझो कि इरीगेटेड लैंड है, जो उसमें मोस्टली जो हमारे यहाँ डैमेजेस आई हैं या जो डिक्लाइन ऑफ पर एकड़ आया है वो आया है पंजाब में। सिंध भी फिर भी सर्वाइव कर जाता है ग्रोअर को। हाँ जी, कर जाता है। हाँ, क्योंकि हमारी 4 मिलियन बेल सिंध दे जाता है। इस साल इत्तेफाक से बारिशें हो गई या रेन डैमेज की वजह से 5-10 लाख बेल जो है वो हमारी लोअर सिंध की डैमेज हुई थी उसकी वजह से। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारी एरिया कम हुई है वो हुई है पंजाब में। पंजाब का अब जो मुल्तान, व्याड़ी, अब आपको वो तो खत्म हो गया जी, एक पूरा बेल्ट होता था, कॉटन की पहचान होता था, आज वहीं पे मेज़ लगी हुई है। क्योंकि मेज़ लगने के चांसेस ये हैं कि उसकी यील्ड अच्छी है, उसके ग्रोअर को 2 पैसे फ़ायदा होता है। इसी तरह हमारे जो शुगर मिलें लगी हमारे पास बावलपुर डिवीज़न में, रहीम यार खान पूरा ये बेल्ट था, वहाँ पे टोटली हमारी जो एरिया। लेकिन आप पे एक बड़ा सवाल है, आपने ये सवाल मैंने पूछना था कि जिस तरह शुगर मिलें प्रोटेक्ट करती हैं अपने फार्मर्स को, उनको सब्सिडाइज भी करती हैं, उनसे इंश्योर भी कराती हैं और एकड़ के, हज़ारों एकड़ के लिहाज से वो करवाती हैं, पीसीजीए अपने फार्मर्स को उन्हीं से पुट्टी आनी है ना, क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सका? मैंने पहले भी बात बताई कि जो शुगर मिले हैं, वो जो मिले हैं मालकान है वो पॉलिटिकल लोग हैं। ओके, उनको बड़े बड़े लोन मिलते हैं, उनको यानी वो सारे असम्बलियों में बैठे हुए हैं, सारे उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं, अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ पॉलिसी बनाते हैं। आज भी इस साल यानी कि 5 साल के जो भी हमारी ज़राअत पे उन्होंने जो क्रॉप शुगर को प्रोमोट करके 5,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। कॉटन को उन्होंने मेजर क्रॉप से ही निकाल दिया और सपोर्ट प्राइस का सवाल ही नहीं है। यानी कि जो बजट उन्होंने 400 अरब रखी थी ज़राअत में, उसमें उन्होंने मेज़ को रखा है, उसने शुगर केन को रखा है, वीट को रखा है, कॉटन को उसने क्रॉप से निकाल दिया है। जब मुल्क के हमारे जो लोग, कितना बड़ा जुल्म है ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसी वजह से हमने अभी हम जब कॉटन की एरिया आप कम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए ना वीट का इशू बढ़ेगा। गंदम लोग कास्ट नहीं करेंगे तो आप, अगर आपकी ज़मीन है मेज़ पे और राइस पे। डॉक्टर साहब ये पॉलिसी वालों को समझ क्यों नहीं आती कि आप सब्सिडाइज करते हैं, शुगर स्टार्ट होता है कहाँ से कहाँ, उसको आखिर तक आप सब्सिडी देते हैं, उसका सपोर्ट प्राइस आप रखते हैं, वीट का भी आपने सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है, कॉटन जिसको पानी भी कम चाहिए होता है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक क्रॉप जिसको कहते हैं, कॉट इकोनॉमी आपकी मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता क्या आप इसको बायो टेररिज्म समझते हैं? क्या कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है कि कॉटन को निकाल दिया जाए? नहीं, कोई प्लान नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी हम लोगों की नाइलिया में, जो मैंने आपको कहा ना कि एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है।
अगर मिल वाला, जिनर, ग्रोअर और इदारे आपस में इकट्ठे बैठेंगे, मुल्क के लिए सोचेंगे, मुल्क के, अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अपने ही सेक्टर को डेवलप करना है, मैं ग्रोअर को दबा दूँ अगर ताकतवर हूँ, या जिनर को दबा दूँ, तो फिर मुल्क में प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे ना। आज जिन हालात में हम यहाँ पहुँचे हैं उसमें कोई बाहर की कुव्वत का हाथ नहीं है, हम लोगों का खुद का हाल है। क्योंकि पाकिस्तानी इकानमी में जितना हमें इतना सफ़र करें उसमें बाहर के लोगों का कोई इशू नहीं है। बाहर वाले तो डॉक्टर साहब ये चीज़ हर आदमी को पता है, ये आपको भी पता, आज एक छोटे से आदमी को उठा लें उसको भी पता है कि हमारी इनकॉम्पिटेंसी है, हमारी नाअहली है। अगर हम सारी चीज़ों को जानते हैं तो हम हल की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? मैं वही जो फुकदान है हमारे लोगों का, एक कल्चरल, हम लोग जो है ना एक नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे बड़ा टाइम देते हैं। हमने कभी मुल्क के इज़्ज़त के लिए, मुल्क के नाम के लिए कि हम मुल्क के नाम को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, उस पर कभी फोकस नहीं करते हैं। हमें यही है कि किसी शादी हो गई उधर हमने सारा दिन अपने ज़ाया करने हैं, कोई फौतगी हो गई उसी पे सारा दिन हमने, हमारी जो बेसिक डिमांड ये कि अगर आप शादी गमी में आ रहे हो तो आप जैसा अच्छा इंसान ही नहीं अच्छा है। इंसान कोई नहीं। अगर आप कोई काम करो, अपने कारोबार को डेवलप करो, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, आप एग्रीकल्चर और ज़राअत को डेवलप करो, अगर करोगे कहेंगे कि ये तो सारा दिन अपने धंधे में लगा पड़ा है। तो एक सोच ही हमारी जब ऐसी होगी कि शादी गमी सारा दिन इसी खाने पीने के चक्कर में होंगे तो मुल्क कैसे डेवलप होगा? हमारी सोच तब्दील होनी चाहिए। एज ए कौम मैं चाहता हूँ कि हमारे हर बंदे की प्रायोरिटी ये कि मुझे किसी से भीख मांगने नहीं है, मुझे अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। जब हम अपने पाँव पे खुद खड़े होने की सोच रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वसाइल भी आ जाएंगे और बेहतरी भी आ जाएगी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपना सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं जी। डॉक्टर साहब को हमने आज काबू किया हुआ है और इंशाल्लाह हम इनसे सारी बातें पूछेंगे। और अगला हिस्सा बहुत अहम होगा क्योंकि उसमें हमने क्वालिटी, जो हम बहरान का शिकार हैं, जो थोड़ी सी कॉटन भी हम पैदा करते हैं उसमें भी हम वो रिक्विजिट क्वालिटी नहीं बना सक रहे जो हमें बनानी चाहिए। और उसके ऊपर मेनली जिनर्स का सॉरी टू से लालच है या क्या मामलात हैं, तो वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि उस सिलसिले में PCGA क्या सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।